बच्चों, आज हम भारतीय समाजशास्त्र की पहली पुस्तक 12वीं कक्षा का तीसरा अध्याय सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन इसको शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जल्दी पूरा हो। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। सामाजिक संस्थाएं क्या है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संस्था क्या है। तो संस्था के लिए यहाँ देखेंगे, समाज के हितों को ध्यान में रखकर समाज के ही कुछ शिक्षित एवं जागरूक लोग द्वारा गठित संगठन जो सभी सदस्यों की भागीदारी से कार्य करता है तथा अपने आपसी सहयोग से सामाजिक कार्य को सही तरीके से करने में सहायता करता है, उसे संस्था कहते हैं। अब संस्था कौन कौन से हो सकती है? परिवार, जाति, समाज, समुदाय, जनजाति, बाजार, ये सब संस्थाएं हैं। आप संस्था की परिभाषा को स्क्रीनशॉट ले लें और बाकी जो नोट्स भी हैं उनको भी स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहें और अपनी नोटबुक में नोट करते रहें। अब मुख्य बिंदु से शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, जनसंख्या सिर्फ अलग अलग असंबंधित व्यक्तियों का जमघट नहीं है, परंतु यह विभिन्न प्रकार के आपस में संबंधित वर्गों व समुदाय से बना समाज है। क्योंकि इससे पहले हमने जनसंख्या पाठ पढ़ा था, उसमें हमने देखा कि हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, जनसंख्या का आंकड़ा इकट्ठा करते हैं। तो जनसंख्या ये नहीं है कि जनसंख्या के बस लोगों का एक जमघट है, वहाँ पर लोग एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए होते हैं। इसलिए जनसंख्या जो एक देश में समाज भी होता है, समुदाय भी होता है, परिवार भी होता है, लोग भी होते हैं। तो भारतीय समाज की 3 प्रमुख संस्थाएं हैं। दूसरा पॉइंट है, भारतीय समाज की 3 प्रमुख संस्थाएं। 3 प्रमुख संस्थाओं में जाति, परिवार और जनजाति। इस पूरे अध्याय में हम इन 3 संस्थाओं का ही अध्ययन करेंगे। तो जाति, परिवार और जनजाति। अब जाति से शुरू करते हैं। एक और संस्था भी है, बाजार, इसके लिए पूरा अलग चैप्टर है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो अभी सिर्फ इतना ही करेंगे। तीसरा पॉइंट है जाति। जाति क्या है? जाति एक सामाजिक संस्था है जो भारत में हजारों सालों से प्रचलित है। जो जाति संस्था, ये ऐसा नहीं है कि हम भारत में है तो ये पाकिस्तान में भी होगी या ये अमेरिका में भी होगी, ज़रूरी नहीं है कि ये अमेरिका में हो, पर जाति भारत की एक संस्था है और ये आज से नहीं है, ये हजारों वर्षों से ही प्रचलित है। अब जाति का अर्थ क्या है? जाति कौन से शब्द से लिया गया है? तो जाति का अर्थ देखते हैं। जाति अंग्रेजी शब्द कास्ट, जो पुर्तगाली शब्द कास्ट से बना है, इसको कास्टा कर लें, कास्टा से बना है, जिसका अर्थ होता है विशुद्ध नस्ल। आउटलाइन में इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। भारत में 2 विभिन्न शब्दों वर्ण व जाति के अर्थ में प्रयोग होता है। जो ये कास्टा शब्द है, ये 2 अर्थों में प्रयोग भारत में किया जाता है, एक जाति के रूप में और एक वर्ण के रूप में। वर्ण आपको पता है 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जातियों की संख्या का तो कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि हजारों की संख्या में भारत में जाति विद्यमान है। अब वर्ण का अर्थ रंग से होता है। अब जो ये वर्ण और जाति है, इसके अर्थ को हम देखते हैं। वर्ण का अर्थ रंग से होता है, वर्ण का अर्थ रंग होता है। भारतीय समाज में 4 वर्ण माने गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण सबसे ऊपर आते हैं, क्षत्रिय उनके बाद, वैश्य उनके बाद, शूद्र सबसे नीचे, और इसके बाद कभी एक 5वां वर्ण भी मान लिया जाता है जिसको हम कहते हैं अछूत। क्या कहते हैं? अछूत। इसको आप लिख सकते हो, अछूत मतलब जो समाज से बिल्कुल बाहर होते हैं और समाज में वो जुड़े हुए नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। इसके बाद देखते हैं, जाति एक व्यापक शब्द है जो किसी वंश किस्म को संबोधित करने के लिए किया जाता है। इसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य भी शामिल है। अब क्योंकि जो जाति आ जाती है, इसमें फिर खाली मनुष्य से इसका संबंध नहीं रहता। पेड़ पौधे, ये भी एक पूरी जाति है। अलग अलग पेड़ है, कितने पेड़ हमें खुद नहीं पता। जीव जंतुओं में भी आपने देखा होगा, सांप के कितने प्रकार है, मछलियाँ कितने तरीके की है। कोई भी चीज़ आप देखोगे अलग अलग तरीके मिलेंगे। हिरण को भी आपने देखा होगा, कोई 12 सिंगा है, कोई दूसरा है। तो ये जो जाति है, ये हर जगह विद्यमान है इस अर्थ में। अब वर्ण और जाति में क्या अंतर है? तीसरा पॉइंट है ये, तीसरा सब पॉइंट है, आपको क्लियर है, स्क्रीनशॉट आप लेते रहें, नहीं तो आप लिखते रहें। वर्ण और जाति में क्या अंतर है? पहला है शाब्दिक अर्थों में अंतर। जो अर्थ मैंने बताया, वर्ण 4 है और जाति कितनी है पता नहीं। अब उसके बाद है वर्ण कर्म प्रधान है और जाति जन्म प्रधान है। जैसा कि आपको विदित है, आपको पहले ही पता है कि पुराने ज़माने में क्या होता था, कोई भी व्यक्ति अपनी जाति बदल सकता था। कैसे? अगर वो
क्षत्रिय मतलब वो सेना में काम कर रहा है तो वो क्षत्रिय है, अगर वो जूते बुन रहा है तो वो शूद्र है। मतलब जैसा वो काम करेगा वो उसी जाति में वो शामिल हो जाएगा। कर्म प्रधान इसलिए कहा जाता है, जो काम हम करेंगे वही जाति हमारी हो जाएगी। और जाति जन्म प्रधान है और कहा भी जाता है कि जिस जाति में व्यक्ति एक बार जन्म ले लेगा मृत्यु प्रांत तक वो उस जाति को नहीं छोड़ सकता। यानी एक बार जिस जाति में आप हो गए, चाहे आप कितने भी अमीर हो जाए, कितने भी आप करोड़पति हो जाएं, जाति जो है आपसे जुड़ी रहेगी। जाति मतलब मृत्यु के बाद ही खत्म होगी। वर्ण व्यवस्था लचीली है और जाति व्यवस्था कठोर है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, वर्ण व्यवस्था लचीली है क्योंकि कर्म प्रधान है। जब अगर मैं अच्छा कोई भी काम में चेंज करना चाहूँगा, कोई भी मैं अपना व्यवसाय बदल लूँगा, कुछ भी बदल लूँगा जिससे मेरी जाति बदलेगी, तो वर्ण व्यवस्था लचीली है और जाति व्यवस्था कठोर है क्योंकि जाति मेरी कभी नहीं बदल सकती। वर्ण और जातियों की संख्या में भेद। वर्ण जैसे कि आपको पता है 4 है और जातियों की संख्या का कोई अनुमान नहीं है। वैदिक काल में, अब इस पॉइंट पे मैं हूँ, वैदिक काल में जाति व्यवस्था बहुत विस्तृत एवं कठोर नहीं थी। वैदिक काल में क्या था कि कठोर और विस्तृत नहीं थी, यानी कि लोग चाहते तो अपनी जाति बदल सकते थे। लेकिन वैदिक काल के बाद, अगला पॉइंट है, वैदिक काल के बाद यह व्यवस्था बहुत कठोर हो गई। जाति जन्म निर्धारित होने लगी, विवाह, खान पान आदि के कठोर नियम बन गए। अब क्या हुआ कि जाति जन्म के आधार पर निर्धारित नहीं होने लगी। मतलब अब जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी। वैदिक काल में तो कर्म प्रधान थी, अब जन्म के आधार पर होने लगी। और फिर विवाह एक अंतर्जातीय ही विवाह होंगे, यानी एक जाति का व्यक्ति अपनी ही जाति में विवाह करेगा। और खान पान के नियम लागू होने लगे, यानी कि शाकाहार और मांसाहार का भी हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, व्यवसाय को भी जाति से जोड़ दिया गया, जो वंशानुगत हो गए। यानी कि अब क्या हुआ, अगर पिता मोची का काम करता है तो बेटा भी मोची का काम करेगा, पिता नाई है तो बेटा भी नाई होगा। इस तरीके से जो व्यवसाय था वो भी जन्म आधारित हो गया, वंशानुगत हो गया। इसे एक सीढ़ीनुमा व्यवस्था बना दिया है जो ऊपर से नीचे की ओर जाती है। यानी कि व्यवस्था सीढ़ीनुमा क्यों कहेंगे कि एक परिवार में जो पिता है वो भी वही काम कर रहा है, बच्चा भी वही काम कर रहा है, उसके बच्चे भी वही काम कर रहे हैं, तो क्या है कि इसमें परिवर्तन नहीं है, वो एक ही सीढ़ी पे चलते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपनी सीढ़ी बदल सके, व्यवस्था से बाहर जा सके। जिस व्यवस्था से जुड़ गए हैं वो उसी व्यवस्था में चलते रहेंगे। आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखें, अगर कोई भी डाउट है तो हमें क्वेश्चन करें। अब अगला पॉइंट हम देख रहे हैं, जाति को 2 समुच्चयों के मिश्रण के रूप में समझा जा सकता है। पहला समुच्चय भिन्नता व अलगाव और दूसरा है संपूर्णता व अधिगम। यानी कि एक जाति दूसरी से भिन्न होगी और अलग होगी, और एक जाति आपस में जुड़ी भी होगी और अधिगम में कोई ना कोई स्थान उसका होगा। ये इसका अर्थ है प्रत्येक जाति अन्य जाति से भिन्न है। शादी, पेशे व खान पान के संबंध में प्रत्येक जाति का एक विशिष्ट स्थान होता है। यानी कि कहीं ना कहीं उनमें भिन्नता भी है और अलगाव भी है, और कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से जुड़ी भी हुई है। क्योंकि जाति व्यवस्था में एक चीज़ अच्छी भी कह सकते हो और ये बुरी भी कह सकते हो कि जाति व्यवस्था में काम निर्धारित थे कि जाति का व्यक्ति ये काम करेगा, तो लोग एक दूसरे पर आश्रित थे। अब श्रेणी अधिक्रम, ये जो दूसरा पॉइंट है ये इसके लिए दिया गया पॉइंट है। श्रेणी अधिक्रम में जातियों का आधार शुद्धता और अशुद्धता होता था। यानी छोटी जाति शुद्ध मानी जाती थी और बड़ी जातियाँ छोटी जातियाँ अशुद्ध मानी जाती थी और बड़ी जातियाँ शुद्ध मानी जाती थी। वे जातियाँ शुद्ध या पवित्र मानी जाती हैं जो कर्मकांडों और धार्मिक कृत्यों में संलग्न रहती है। इसके विपरीत असंस्कृतियाँ जातियाँ अशुद्ध या अपवित्र मानी जाती हैं, यानी कि छोटी जातियाँ अपवित्र मानी जाती हैं। अब चौथा पॉइंट हम देख रहे हैं, उपनिवेशवाद तथा जाति व्यवस्था। उपनिवेश होने से यानी हमारे देश के गुलाम होने से, जैसे सन 1600 में अंग्रेज भारत आए, उसके बाद धीरे धीरे 1858 तक लगभग पूरे भारत पर उनका कब्जा हो गया। तो उस समय जाति व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया या क्या स्थिति थी, या जाति व्यवस्था का क्या रूप उस समय था। चौथा पॉइंट मैं कर रहा हूँ, तो चौथे पॉइंट पे क्लिक कर दिया है। आधुनिक काल में जाति पर औपनिवेशिक काल व स्वतंत्रता के बाद का प्रभाव है। जो आज का है तो वो औपनिवेशिक काल का प्रभाव है, स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 के बाद से अब तक का प्रभाव है। ब्रिटिश शासकों के कुशलतापूर्वक शासन करने के लिए जाति व्यवस्था की जटिलताओं को समझने का प्रयास किया। क्योंकि अगर किसी भी देश में आप शासन करोगे, कहीं भी आप कोई राज करोगे, जब तक आपको उस देश की पूरी व्यवस्था नहीं पता होगी, वहाँ शासन करना आपके लिए मुश्किल होगा। क्योंकि आपको पता होगा उस समय ब्राह्मणों को ऊंचा दर्जा दिया जाता था। अगर कभी किसी शूद्र को ब्राह्मण के साथ वो बिठा देते तो इससे क्या था, पूरे समाज में अपमान होता। फिर ऐसे में उनको काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, यानी शासन को, व्यवस्था को बनाए रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल उनके लिए हो जाता। इसलिए 1901 में हर्बर्ट रिजले ने जनगणना शुरू की, जिसमें जातियों की गिनती शुरू की गई।
भारत में सबसे पहले जनगणना कब की गई थी? इसे पिछले चैप्टर में हमने देखा था, आपको याद होगा। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। भू राजसभा व्यवस्था व उच्च जातियों को वैध मान्यता दी गई। उच्च जातियों को वैध मान्यता दी गई, यानी कि राजसभा इकट्ठा करने के लिए प्रशासन ने पददलित जातियां, जिन्हें उन दिनों दलित वर्ग कहा जाता था, के कल्याण में भी रुचि ली। यानी दलित वर्गों को पढ़ने के लिए अलग अलग समय धीरे धीरे उनका उत्थान भी अंग्रेजी शासकों ने किया। भारत सरकार का एक अधिनियम लाया गया 1935 में, और जहाँ पर उन अनुसूचित जाति व जनजाति को कानूनी मान्यता दी गई। और जो ये दोनों शब्द है ये 1935 के अधिनियम में ही लाए गए थे। उसके बाद ही जब हमारा देश आज़ाद हुआ, इनके लिए हमने रिजर्वेशन या आरक्षण के प्रावधान भी किया। 1935 में भी इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई थी। इसमें उन जातियों को शामिल किया गया जो औपनिवेशिक काल में सबसे निम्न थी, जिन्हें इनके कल्याण की योजनाएं बनाई गई। 5वां पॉइंट है जाति का समकालीन स्वरूप या रूप। जाति का जो समकालीन रूप यानी आज का रूप है वो कैसा है? आज़ाद भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन हुए, जिनमें दलितों को संगठित किया गया। ज्योतिबा फुले, पेरियार, बाबा अम्बेडकर इन आंदोलनों के अग्रणी थे, क्योंकि ज्योतिबा फुले जी, पेरियार जी और बाबा अम्बेडकर ये सभी दलित समुदाय से संबंधित थे, और इन्होंने दलितों के उत्थान के लिए बहुत सराहनीय और बहुत ही अच्छा कार्य किया। जाति का समकालीन रूप कैसा है, अब इनके बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, राज्य के कानून जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध थे। यानी कि जब ऐसा नहीं था कि जाति के आधार पर किसी का भेदभाव किया जाए, जाति प्रथा उन्मूलन कानून ला दिया गया था, तो लोगों को इसका पालन करना पड़ा। इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाए गए, जैसे अनुसूचित जाति तथा जनजातियों को आरक्षण, जी मैंने आपको बता दिया, आरक्षण दिया गया। आधुनिक उद्योगों में जाति प्रथा नहीं थी। अब उद्योगों में जब कोई काम करता है तो ये तो पूछेगा नहीं भी किस जाति का है किसका नहीं है, जो काम उसको दिया गया है वो काम करेगा। शहरीकरण द्वारा जाति प्रथा कमजोर हुई। जैसे जैसे शहरीकरण होता गया, जब क्या होता है लोग पलायन करते हैं। अब एक गांव छोड़ के अगर हम दूसरे शहर में जाएंगे तो शहर में हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि हम कौन सी जाति के, या कुछ लोग क्या होते हैं गांव से शहर में आते हैं और अपनी जाति बदल लेते हैं, क्योंकि शहर में तो लोगों को पता नहीं क्या है, वो कुछ भी अपनी जाति बता देगा, वो उसको मान लेंगे। तो इस तरीके से क्या है कि शहरीकरण के कारण भी जाति प्रथा कमज़ोर हो गई है। और फिर शहर में क्या है कि लोगों को मतलब भी नहीं है कि कौन सी जाति से हो, कौन से धर्म से, उन्हें क्या है कि अपना काम निकालना है। और आस पड़ोस के लोग भी शहरों में आपको बताया कि बातें ज़्यादा नहीं करते, हमें ये भी नहीं पता होता हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा। तो जाति व्यवस्था इस आधार पर भी कुछ ना कुछ कमज़ोर होती है। अगला पॉइंट मैं शुरू कर रहा हूँ। सांस्कृतिक व घरेलू क्षेत्रों में जाति सुदृढ़ सिद्ध हुई। अंतर्विवाह, आधुनिकीकरण व परिवर्तन से भी अप्रभावित रही, पर कुछ लचीली हो गई। यानी समय के साथ साथ उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहा। संस्कृतिकरण, जिसकी धारणा आपको पता है किसने दी है, एम.एन. श्रीनिवासन जी ने संस्कृतिकरण की धारणा दी है। 11वीं क्लास में हमने ये पढ़ा था। छठा पॉइंट मैं शुरू कर रहा हूँ। प्रबल जाति और संस्कृतिकरण दोनों ही उनके गढ़े हुए शब्द हैं। संस्कृतिकरण क्या होता है? एक प्रक्रिया जिसके द्वारा आमतौर पर मध्य या निम्न जाति के सदस्य उच्च जाति की धार्मिक क्रियाओं, घरेलू व सामाजिक परिपाटियों को अपनाते हैं, संस्कृतिकरण कहलाती है। इसमें होता क्या है कि जो नीची जाति के लोग हैं वे ऊंची जाति के लोगों का रहन सहन को अपनाना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे वो एक तरीके से शिफ्ट हो जाते हैं ऊंची जाति के लोगों में। एम.एन. श्रीनिवासन ने संस्कृतिकरण में प्रबल जाति की संकल्पनाएं बनाई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल इसको लिख लें, याद कर लें, छोड़ना नहीं इसको बिल्कुल भी। मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का मैं इसको मानता हूँ, तो इसको बिल्कुल ना छोड़ें, यहाँ तक इसको लिख लें। प्रश्न 1 नंबर में आया तो ये आएगा, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी, तो आप आंसर कर देना, एम.एन. श्रीनिवासन जी ने इसकी धारणा दी। सॉरी ये ब्लैक हो गया है तो इसको हटा देते हैं। और दूसरा है प्रबल जाति। प्रबल जाति क्या होती है? वह जाति जो संख्या में बड़ी होती है, भूमि के अधिकार होते हैं और राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक रूप से प्रबल होती है। देखो प्रबल जाति सबसे बड़ी पॉइंट प्रबल का क्या है, जैसे नाम से लग रहा है कि जनसंख्या में अधिक होगी, संख्या इनकी अधिक होगी, भूमि के अधिकार होंगे इनके पास, और राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक रूप से प्रबल होगी। राजनीति कैसे? राजनीति में इनका योगदान रहेगा जब, क्योंकि भारत में क्या है वोटिंग होगी, अगर एक जाति के लोग ज़्यादा है तो अपनी जाति के व्यक्ति को जिताने की कोशिश करेंगे, तो राजनीतिक क्षेत्र में इनका योगदान हो जाएगा। सामाजिक क्यों होगा? क्योंकि जब एक ही क्षेत्र में एक ही जाति के लोग रहेंगे तो सामाजिक वर्चस्व इनका ज़्यादा हो जाएगा। और आर्थिक रूप से प्रबल, जिसके पास भूमि और राजनीतिक क्षेत्र में अधिकार हो जाएंगे वह आर्थिक रूप से भी अपने आप प्रबल हो जाएगा।
प्रबल जाति कहलाती है। एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये एग्जाम्पल भी आ सकते हैं, इसको बिल्कुल नोट कर लें। पिछली बार भी पेपर में CBSE में आए हुए। प्रबल जाति में बिहार में यादव है, कर्नाटक के वोकलिंगा है, वोकलिंग नहीं है, इसको वी कर लेना, वा से वक, तो वोकलिंग, और महाराष्ट्र में मराठी। 7वां पॉइंट अब मैं शुरू कर रहा हूँ। समकालीन दौर में जाति व्यवस्था उच्च जातियों, नगरीय, मध्यम व उच्च वर्गों के लिए अदृश्य होती जा रही है। जैसे समय के साथ साथ क्या है कि जाति व्यवस्था में परिवर्तन होता जा रहा है। तो जो नगरीय क्षेत्र में है, जाति अदृश्य होती जा रही है। अदृश्य होने का मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरीके से खत्म हो रही है, पर उसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। आज विशेषकर शहरों में विभिन्न जातियों के लोग अच्छी व तकनीकी शिक्षा योग्यता पाकर एक विशेष वर्ग में परिवर्तित हो गए हैं। वे अभिजात वर्ग, सॉरी कीबोर्ड आ गया, वे अभिजात वर्ग कहलाते हैं। राजनीतिक और औद्योगिक व्यापार में भी इन जातियों का वर्चस्व बढ़ने लगा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभिजात वर्ग के सदस्यों की मूल जाति अदृश्य हो गई है, क्योंकि अब वो क्या है कि वो शिक्षा पाकर IT क्षेत्र में चले गए, बड़ी बड़ी कंपनियों में, MNC में काम करने लगे, तो उनकी जाति का आधार खत्म हो गया, ज़्यादा पैसा कमाने लगे, अमीर हो गए। दूसरी ओर अनुसूचित जातियां, जनजाति और पिछड़ी जातियां सरकारी नीतियों के तहत आरक्षण का लाभ प्राप्त कर उच्च स्तर की नौकरियों में और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पा रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आरक्षण का लाभ पाने के कारण जाति उजागर या दृश्य हो जाती है। अब एक तरफ तो क्या है कि जब वे प्राइवेट कंपनियों में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उनकी जो जाति है दृश्य हो जाती है, यानी वो स्किल्ड काम करते हैं, तो फिर ये चीज़ें खत्म हो जाती है। पर जब आरक्षण का लाभ लेके लोग नौकरियां लेते हैं, बड़ी पोस्टों पे जाते हैं, तो फिर क्या है कि वहाँ पे बार बार सरकार भी एक तरीके से इस चीज़ को हाईलाइट कर देती है कि भाई इस जाति के लोगों को हम आरक्षण दे रहे हैं। लोग भूलना भी चाहेंगे तो वो भूल नहीं पाएंगे। अब 8वां पॉइंट है, सॉरी